नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटिया। राजधानी देहरादून में बढ़ रहे लगातार कोविड-19 मामलों को लेकर अब राजधानी पुलिस भी सख्त हो गई है। राजधानी के चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही नियमों का पालन न करने वाले और मास्क न लगाने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर अब राजधानी देहरादून के प्रमुख चौराहों पर बिना हेलमेट और मास्क न लगाए लोगों का चालान किया जा रहा है। ऐसा ही अरुण असवाल ने बताया कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। इस समय हमारे द्वारा जो बिना मास्क के चल रहे हैं, चाहे वाहन पे चल रहे हो चाहे पैदल चल रहे हो, उनका चालान काटा जा रहा है। उसके अलावा जो बिना हेलमेट के आ रहे हैं या रैश ड्राइविंग करते आ रहे हैं या ट्रिपल राइडिंग करते आ रहे हैं, उनका भी हमारे द्वारा चालान काटा जा रहा है। जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाया जा रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सब जागरूकता के लिए हमें सब बताया जा रहा है पब्लिक को कि भाई मास्क लगाएं और जहाँ भी कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर ना थूकें और मास्क का हमेशा प्रयोग करें और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि इस समय कोरोना बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिस समय सावधानी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट लैब की कोरोना वायरस के मरीजों की टेस्टिंग रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। जिलाधिकारी ने रविवार की रात जिले के सभी प्राइवेट लैब की जांच के लिए कमेटी बना दी है। सीडीओ की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यीय कमेटी 7 दिन में जांच कर अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। कोरोना काल में लोगों की सहूलियत के लिए निजी लैब को सैंपलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उनमें लगातार गड़बड़ी करने की शिकायतें मिल रही है, जिसे देखते हुए उनकी मॉनिटरिंग की जरूरत है। कल एक्चुअली हमारी स्वास्थ्य विभाग की वीसी हुई थी, जिसमें मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि प्राइवेट लैब्स पे एक चेक रखा जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कहीं केसेस देखने में आ रहे हैं कि डेटा प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, नंबर्स नहीं मिल पा रहे, एड्रेसेस। तो मुख्य सचिव महोदय के निर्देश पे जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी मेरी अध्यक्षता में रखी है और जैसे भी जिलाधिकारी के महोदय के आदेश हैं, हम लोग प्राइवेट लैब्स के जो भी नॉर्म्स के मुताबिक या वो क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं उसको देखते हुए अपनी रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी महोदय को दे देंगे। 1 सप्ताह का टाइम दिया है जिलाधिकारी महोदय ने। तो जो कमेटी में और भी मेंबर्स हैं, एडीएम हैं और उसके बाद और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं, हम लोग से मिलकर 1 सप्ताह में प्राइवेट लैब्स का सभी जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं उनके प्रोटोकॉल्स को देखते हुए 1 सप्ताह में रिपोर्ट देंगे। देहरादून एनएसयूआई ने मैक्स अस्पताल देहरादून प्रशासन का पतला फूंककर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई के अध्यक्ष मोहन भंडारी का कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में, मैक्स अस्पताल प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देशों के बावजूद उन्हें व्यवस्था नहीं मुहैया करा गई और उनके साथ बर्ताव जो किया गया उसकी हम कठोर निंदा करते हैं और मैक्स अस्पताल का जो प्रशासन है उसके खिलाफ सरकार से मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को 4 घंटों तक कोई भी व्यवस्था वहाँ पर नहीं दी और 4 घंटे बाद उन्हें आखिरकार सिनर्जी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उत्तराखंड में 23 सितंबर को होने जा रहे ऐतिहासिक मानसून सत्र में पहली बार सड़क को लेकर सदन तक विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं उठा पाएगा। उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समेत करीब 10 विधायक सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। यही नहीं, ये पहला मौका है जब मानसून सत्र को 1 दिन का रखा गया है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 23 सितंबर को होने जा रहा विधानसभा का मानसून सत्र 1 दिन का किया गया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी कोरोना पॉजिटिव है। यही वजह है कि इस बार सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल विहीन होगी, यानी सदन में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका भी विपक्ष के पास नहीं होगा। हालांकि सत्ता पक्ष नेताओं का कहना है कि विपक्ष को उनकी बात सदन में रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। देखिए, विपक्ष के जो अहम मुद्दे हैं उनको सम्मिलित कर दिया गया है। कार्यमंत्रणा समिति ने उसको फाइनलाइज किया है, उनको अपनी सहमति दे दी है, वो अपनी बात को रख सकेंगे। क्योंकि कोरोना काल नहीं होता तो पूरी बातें रख सकते थे, किंतु ऐसी परिस्थिति में उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इस समय सब लोग कोरोना से त्रस्त हैं, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए स्वयं उनको भी चिंता करनी चाहिए। लेकिन एक तो कोरोना के बहाने, दूसरा जो वक्त कम किया गया है वो विपक्ष का नुकसान। देखिए, सत्र बुलाना बहुत ही आवश्यक था इस समय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, और 3 दिन का सत्र आहूत किया गया था। माननीय प्रदेश हमारे जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष है,
उन्होंने 3 दिन का सत्र आहूत किया था, किंतु स्थितियाँ इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। हमारे बहुत सारे विधायक पॉजिटिव आए हैं, नेता प्रतिपक्ष पॉजिटिव हैं, स्वयं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी पॉजिटिव आए हैं। ऐसी परिस्थिति को कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी, माननीय रघुनाथ सिंह जी चौहान जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बैठक की गई है और उस बैठक में तय किया गया है कि हम सारा बिजनेस एक दिन में ही समेट लेंगे, एक दिन में हम पूरा करेंगे, ताकि आज कोविड टेस्ट का भी यहाँ पर जो देख रहे हैं कि आप 2 दिन का यहाँ पे शिविर लगा हुआ है। सभी विधायकों को ये निर्देशित किया गया है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा कि सब अपना अपना टेस्ट करवाएं और तभी विधानसभा में प्रवेश करेंगे, और कहीं कहीं वर्चुअल भी हो सकता है। इसलिए विधानसभा के जो काम हैं, जो विधानसभा में होने चाहिए थे, कुछ हमारे बिल हैं और कुछ प्रतिपक्ष का जो उनका अपना एक संबोधन होगा या उनका जो भी उनकी कार्रवाई होगी, उसके लिए भी पूरा समय लगेगा। विपक्षी दलों के लिए सदन में जनता का मुद्दा उठाने का एक बड़ा मौका होता है। इतना ही नहीं, सड़क पर आकर सरकार को घेरने का भी एक बड़ा मौका होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के चलते 1 सप्ताह तक सभी कार्यक्रम रद्द किए हुए हैं, जिसके चलते सड़क पर कांग्रेस अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा पाई। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की कोशिश होगी कि उन्हें जो भी वक्त मिलेगा वो उस वक्त का इस्तेमाल जनता के मुद्दों को सदन में उठाने में करेंगे। सदन में सरकार को घेरने के लिए हर तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार एक दिन का सदन रखकर और उसमें भी प्रश्नकाल ना रखकर पहले ही कांग्रेस से विरोध का मौका छीन चुकी है। उधर कोविड-19 के प्रकोप के चलते सड़क पर भी कांग्रेस इस मौके को नहीं भुला पाई। ऐसे में बिना कांग्रेस के विरोध के इस बार की सदन की कार्रवाई कैसी रहती है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल जनता तो सरकार के साथ साथ विपक्ष से भी उम्मीद लगाए बैठी है, और विपक्ष जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं, देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि सदन बढ़े, और 3 दिन का पहले गवर्नमेंट ने कहा था, अब कम से कम 3 दिन चलना चाहिए, वैसे ज़्यादा चलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी घटनाएं इस राज्य में हो रही हैं। कोरोना में अगर आप देखें, उर्वादत्त भट्ट जी का मामला है, उनकी स्वयं मतलब मुख्यमंत्री की ओएसडी हैं और पत्नी की डेथ होने के बाद 6 घंटे तक बॉडी नहीं मिली इसी देहरादून से लगे हुए एक बड़े हॉस्पिटल में। तो ये अपने आप में चिंता के विषय। जब मुख्यमंत्री के ओएसडी के परिवार के संग ऐसा हो रहा है तो अन्य लोगों के संग क्या हो रहा होगा। साथ में महेश नेगी जी का प्रकरण है, उस महिला का प्रकरण है। उसके अलावा बेरोजगारी है, हर गांव में 50-60 लड़के ऐसे हैं जो घर आ गए हैं नौकरियां छूट के, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, परिवारों के ऊपर संकट है, वो विषय रह गए। आपने देखा होगा सांख्यिकी विभाग ने दिल्ली की एक लिस्ट जारी की जिसमें जो सबसे महंगे 5 राज्य हैं उसमें उत्तराखंड भी है। दिल्ली जिसके पास सारी सुविधाएं है, वहाँ के लोगों के पास तमाम किस्म की सुविधाएं हैं, उत्तराखंड के पास कोई सुविधा नहीं है, और उत्तराखंड दिल्ली से भी महंगा राज्य। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा होगा दूसरा, किसानों के भुगतान को लेकर हर बार सदन में कहा जाता है भुगतान कर रहे हैं, और हाईकोर्ट जाके हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जो है वो गवर्नमेंट को जो है प्रेशर में आके किसानों का भुगतान करना पड़ा। और पिछले मैं 3 साल से देख रहा हूँ हाईकोर्ट के डिसीजन जो हो रहे हैं उसके बाद तो सरकार कर रही है, खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं। हम चाहते हैं हाउस चले और हाउस में ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठें और पब्लिक तक सही चीज़ें जाएं, क्योंकि जैसे अब धारचूड़ा उतना बड़ी आपदा आई, 3 महीने हो गए, 22 लोग मरे हैं, मुख्यमंत्री कल गए, मतलब 4 महीने में, वो भी सामरिक दृष्टि से आप देखें जो प्रदेश का वो कोना है जो चाइना के बॉर्डर से लगा हुआ है। अगर हम उन लोगों का विश्वास नहीं जीतते, अगर उनका विश्वास हम खोते हैं, कल को खुदा ना खास्ता अगर चाइना ने अटैक किया तो क्या वहाँ के आवाम का हमको समर्थन मिलेगा, क्या लोगों का हमको समर्थन मिलेगा? ये सोचने ही प्रश्न है। ये सारे ज्वलंत मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम उठाना चाहते हैं, और हाउस चले तो निश्चित ही प्रदेश के लिए व देश के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। बीजेपी की केंद्र सरकार ने संसद में कृषि बिल पारित कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में एक तरफ कई राजनीतिक दल इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है उन राज्यों में बीजेपी के नेता मंत्री लगातार इस कृषि कानून को किसान के हित में बता रहे हैं। उत्तराखंड में भी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इन कृषि बिलों को किसान हित की रक्षा करने वाला बताया। कृषि मंत्री ने इन बिलों को संसद में पारित करने के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार को बधाई दी, साथ ही मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये केवल विरोध करने के लिए विरोध है, और जिस तरह तीनों बिलों के अगर आप नाम से ही देखेंगे, तीनों बिलों का उद्देश्य किसान को सशक्त करना और संरक्षण देना,
और पूरे देश में किसान को अपने उत्पाद को बेचने की छूट देना, एमएसपी के माध्यम से जो खरीदारी होती थी वो होती रहेगी, मंडियां जिस तरह काम कर रही हैं काम करती रहेंगी। ऐसी स्थिति में किसान के पास कई ऑप्शन आ गए और कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है उसमें जिस तरह से किया गया, आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी लेकिन कोई उसके लिए रूल रेगुलेशंस नहीं थे। उसको एक कानून के रूप में देकर के किसान को संरक्षण देने का काम किया है कि बायर जब भी किसान का उत्पाद खरीदेगा, कोई करार करेगा तो हर कीमत पे उस करार का उसको अनुपालन करना पड़ेगा। अनुपालन करने के साथ साथ उसको किसान को हाई यील्ड जो इनपुट है वो देना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसको बेहतर टेक्नोलॉजी भी देनी पड़ेगी और अगर उत्पाद के दाम सडनली बाजार में अगर फ्लक्चुएट करके बढ़ गए तो बढ़े हुए दामों में भी किसान को शेयर देना पड़ेगा। तो इससे भी किसान को निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक सशक्त करने में और उसको संरक्षण देने का काम किया गया। तीसरा, इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट कुछ उत्पादों में ख़त्म करके कहीं ना कहीं जमाखोरी को समाप्त करके ओपन एक वातावरण, कॉम्पिटिटिव वातावरण बनाने के लिए एक ये माहौल तैयार किया गया ताकि बाजार में क्योंकि जब आपने देखा किसी चीज़ में राशनिंग होती है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उस पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू होती है और जब आप ओपन मार्केट होता है तो ओपन मार्केट में कहीं ना कहीं कंपटीशन होने के कारण दामों पे अंकुश भी रहेगा, किसान को फ़ायदा भी मिलेगा। और कुल मिलाकर के मैंने आपसे कहा कि जो उद्देश्य था कि किसान की आय को दुगना करना है, डबलिंग द इनकम ऑफ द फार्मर, उस कंसेप्ट के प्रति मोदी सरकार का ये कि तीनों के तीनों बिल पास करना एक ऐतिहासिक कदम है। और आप जानते हैं कि इस समय हम लोग 300 FPO बनाने का काम कर रहे हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। किसान को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करने के लिए मोदी सरकार 10,000 FPO इस समय पूरे देश में बना रही है, जिसमें 300 का हमको मिला है। तो 300 FPO हम बनाएंगे। हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, जब 100 किसानों का एक ग्रुप बन के जो FPO बनेगा और उस FPO में 100 किसानों के जुड़ने से हम पे उत्पाद वॉल्यूम में आएगा। तो जब वॉल्यूम में उत्पाद आएगा तो FPO के पास संभावना होगी कि उसको वो अंतर्राज्यीय बेचे, अंतर्राष्ट्रीय करे और इस सब का फ़ायदा, इन तीनों कानूनों का फ़ायदा उससे कहीं ना कहीं FPO के माध्यम से हमारे छोटे किसान को उपलब्ध होगा और उसके उत्पाद के बेहतर दाम मिलेंगे। कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है आप? और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।